हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ मैं बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आपने शीर्षक देखा होगा कि शीर्षक के अंदर लिखा हुआ है कि क्या भयंकर मंदी के संकेत मिल रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से। क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पहले ध्यान से समझिएगा और वास्तव में ये संकेत कितने सच्चे हैं इसका आकलन जो है हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइज वाली कंपनी है। इंडेक्स के अंदर सबसे जबरदस्त वेट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर है। इस बात से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है हमारे लिए इकोनॉमी का एक प्रॉक्सी प्ले है। और प्रॉक्सी प्ले इसलिए है क्योंकि वो एक मॉडर्न इकोनॉमी और एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी दोनों बिजनेसेस के अंदर है। ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी बिजनेस, पेट्रोकेमिकल बिजनेस, सभी तरीके के बिजनेस हैं। रिटेल और डिजिटल का नया लेटेस्ट जो है उनके पास बिजनेस है। और इस पूरे बिजनेस के अंदर एक चीज़ तो पता चल गई कि जो मॉडर्न इकोनॉमी है वो तो सही काम कर रही है, लेकिन जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो सीवियर पेन के अंदर है। और ये रिजल्ट्स आपको संकेत दे रहे हैं कि भारत कहीं ना कहीं एक भयंकर मंदी की गिरफ्त में फंस सकता है। और ये केवल जो मार्केट में हम एक रैली देख रहे हैं ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। और आप इसलिए देखिएगा कि रैली भी जो है कुछ सिलेक्टेड सेक्टर के अंदर ही है, यानी कि आप फार्मा में देखेंगे और टू द सम एक्सटेंट एफएमसीजी के अंदर देखेंगे या एग्रो थीम के अंदर देखेंगे या डिजिटल से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म्स है उनके अंदर। तो यहाँ पर वास्तव में हमें सीधा सीधा इंडिकेशंस यहाँ पर मिल रहा है कि इकोनॉमी जो है वास्तव में एक सीवियर पेन को झेलने के लिए तैयार हो रही है। और सीवियर पेन जो है हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से अच्छा कहीं नहीं दिख सकता था, जहां पर कि वैरायटी ऑफ बिजनेसेस हैं। तो हम यहां पर उनके सेगमेंट एनालिसिस की भी बात करेंगे। और देखिएगा, मैं मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की जो है इसके शेयर प्राइस पर जो है रिएक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस शेयर्स के अंदर बहुत अच्छी करेक्शन ऊपर के लेवल से हो चुकी है, लेकिन यहां पर भी थमेगी। मैं इस बात का जो है मुझे अभी भी डाउट है। तो मैं इसका जो एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूं, ये जो एनालिसिस है ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस है। मेरे पास कोई भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज की डेट में एट प्रेजेंट नहीं है, ना फैमिली पोर्टफोलियो के अंदर है। हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड्स जो हम ओन करते हैं उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर हो सकता है, इस बात से जो है मैं इनकार नहीं करूंगा। और यहाँ पर मैं ये पूरी चर्चा आपके साथ शुरू करूं तो उससे पहले हम उसके रिजल्ट एनालिसिस की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश करते हैं। और रिजल्ट एनालिसिस में जब आप देखेंगे तो रिजल्ट में क्या है खास, तो देखिएगा रिजल्ट में है खास, हम जिन स्लाइड्स का यूज़ करेंगे उसमें अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, उसके ईपीएस की बात करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ मेन मुद्दों की बात करेंगे, सेगमेंट रिपोर्टिंग में कुछ मेन मुद्दों की बात करेंगे, और उसके बाद जो मीडिया रिलीज जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की उसके बारे में बातचीत करेंगे। आइएगा अब चर्चा शुरू करते हैं वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज। जो वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज कंपनी ने दी है उसकी तरफ देखिएगा। ये है सितंबर क्वार्टर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सितंबर क्वार्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए कि सितंबर से सितंबर हम कंपेयर करेंगे, सितंबर से सितंबर कंपेयर करेंगे। 1,65,228 228 165,228 ये सेल थी पिछले साल, जो सेल अब घटकर हो गई है 128,385। आप देखिएगा यहाँ पर 128,385 ये है हमारी सेल। और ये सेल के अंदर जो कमी आई है वो देखिएगा, वो कमी कितनी है? वो कमी है 22.29%, यानी कि करीबन 22% की जो डी ग्रोथ है बिजनेस के अंदर वो आपको साफ साफ नज़र आ रही है। ये मंदी का पहला संकेत आपके सामने, यानी कि जो टोटल बिजनेस इन्होंने किया है उसमें 22% की गिरावट है। इसके अंदर जियो प्लेटफॉर्म भी इंक्लूड है। तो आप अगर जियो प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है, मैं आपको सीधा पहले ही बता देता हूँ, अगर उस ग्रोथ को हम हटा दें तो आपको इनके ऑयल एंड गैस बिजनेस के अंदर
रिफाइनरी बिजनेस के अंदर, पेट्रोकेमिकल बिजनेस के अंदर एक सीवियर पेन देखने के लिए मिलेगा। जब मैं पिछले क्वार्टर के रिजल्ट एनालिसिस कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि मुकेश अंबानी जो है नई टेक्नोलॉजी के तरफ, नई जो इकोनॉमी है उसके जो ड्राइवर्स हैं उधर मूव करना चाहते हैं अपने बिजनेस, और बाकी बिजनेसेस में वो स्टेक सेल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा उनको जो ग्राहक भी मिले, इन्वेस्टर्स भी मिले, वो सब न्यू इकोनॉमी बिजनेस के अंदर मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये सीधा सीधा संकेत आपके सामने आ गया है 165228 से 128385, ये सेल घटी है। ये कंपेरेटिवली आपको बताएगी कि पिछले साल सेम क्वार्टर में क्या था और इस बार क्या है। कोविड है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये जो सेल की कमी हुई है ये वास्तव में मंदी को बता रही है कि जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है, एक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी किस तरीके से सेल्स के लिए जो है चैलेंज कर रही है। फिर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि देखिएगा उनको जो प्रॉफिट हुआ है ना उस पर वो सरकार को टैक्स दे ही नहीं रहे हैं इस बार। उन टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनकी बुक एडजस्टमेंट्स हैं। तो आप ये समझिएगा कि मुकेश अंबानी 30 सितंबर वाले क्वार्टर के अंदर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी उनकी 378 जो पे करना है, लेकिन 391 जो है उनकी एडजस्ट हो जाएगी। तो आप ये देखिएगा इस पूरे प्रॉफिट में से टैक्स नहीं गया इस बार, इसलिए आपको ईपीएस ज़्यादा नज़र आ रही होगी। और लेकिन वो ईपीएस भी जो ज़्यादा है वो वास्तव में पिछले सितंबर के मुकाबले में काफ़ी कम है। तो आप प्रॉफिट से कंपेयर करिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15,000 करोड़ था पिछले साल सितंबर क्वार्टर में, और तब आप देखिएगा शेयर प्राइस क्या था, ये आपको ध्यान रखना है। तब क्या शेयर प्राइस था, अब देखिएगा 10,589, 10589, और अब ये जो पूरा प्रॉफिट है ये डी ग्रोथ किया है 29%, यानी कि बिजनेस में 29% की डी ग्रोथ है। और शेयर प्राइस देखिएगा, शेयर प्राइस 50% ऊपर है, शेयर प्राइस 50% ऊपर है, प्रॉफिट 29% नीचे है। आइएगा, ये थी ईपीएस 18 रुपये 47 पैसे, और ये है 14.84। ये 14.84 को मत देखिएगा, क्योंकि 14.84 में इस बार टैक्स की सेविंग अगर वो हटा दोगे तो 12 रुपये के आसपास की ईपीएस आएगी। और डाइल्यूटेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो डाइल्यूशंस भी होना है इसमें, तो 14.68, तो ये भी 12 रुपये के नीचे चली जाएगी अगर आप टैक्स एडजस्टमेंट को हटा दे तो ध्यान से समझिएगा ये ईपीएस। अब इन ईपीएस को भी हम मानते हैं 15 रुपये मान लेते हैं, तो 60 रुपये की हम ईपीएस मान लेते हैं पूरे साल भर पे, और इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हम मानते हुए, तो अगर 30 की भी पी वैल्यूशंस देते हैं तो 1800 रुपये से ज़्यादा शेयर का प्राइस नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी प्रीमियम वैल्यूशंस पे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट जो है शायद रिलायंस के शेयर प्राइस को करेक्ट कर सकती है, इसमें किसी भी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी तेज़ी हो चुकी है, लेकिन बिजनेस में कहाँ पर जो है और प्रॉब्लम्स है आप देखिएगा। मैं आपको बोलता हूँ कि पिछले साल 6 महीने के दौरान सितंबर में इन्होंने जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से 53,000 करोड़ रुपए का कैश फ्लो जनरेट किया था, 50,000 करोड़ का। अभी देखिएगा जो कंपनी 14 लाख करोड़ के ऊपर चल रही है, 13.5-14 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है, वो कंपनी 53,000 करोड़ जो है कैश फ्लो जनरेट कर रही थी 6 महीने में, यानी कि करीबन 1 लाख करोड़ रुपए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। लेकिन इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में मिला के, चलो पिछला लॉकडाउन था तो यहाँ देखिएगा, इसलिए मैंने पिछले से जो है कंपेयर ही नहीं किया है। हालांकि कंपनी की जितनी प्रेजेंटेशन है वो पिछले क्वार्टर से कंपेयर किए हुए हैं, क्यू ऑन क्यू पे उन्होंने कंपेयर कर रखा है। मैं ईयर ऑन ईयर पे कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा ये जो बिजनेस है ये साइकिलिकल टाइप में भी है, तो इनके अंदर सभी तरीके के बिजनेस। तो 12,305 का कैश गया है इनके पास से, जहाँ पिछले बार आ रहा था 6 महीने के दौरान। तो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप मान सकते हैं इन बेसिस पर, कि पिछले साल हो रहा था। इस बार ये 12,305, लेकिन इसमें मैं सारा नहीं मानूंगा, क्योंकि 45,000 करोड़ रुपए के आसपास की एक जो पेमेंट है, इन्होंने अपने जितने भी पुराने उधार वाले थे जिनसे इन्होंने माल लिया था, सर्विसेज ली थी, सप्लाई की थी, उनका जो पैसा ड्यू हो रखा था, इन्होंने पिछले 2 क्वार्टर के अंदर उसको रीपे कर दिया। तो वो जो लाइबिलिटी इनके सर से उतर गई, वो लाइबिलिटी में 45,000 करोड़ चले गए। लेकिन अगर उसको भी आप कैलकुलेट कर लें, 45,000 करोड़ को भी, तब भी आपका देखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है ही नहीं, कंफर्टेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको इंडिकेट हो रहा है कि इकोनॉमी के अंदर जो बड़ी कंपनी है उसके अंदर दिक्कत है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर भी दिक्कत नज़र आ रही है। अब देखिएगा सेगमेंट रिपोर्टिंग। पेट्रोकेमिकल में सेल घट गई 23%, रिफाइनरिंग में सेल घट गई 36%, ऑयल एंड गैस में घट गई सेल 55%, 55%,
रिटेल के अंदर देखिएगा, यहाँ पर ये रिटेल सेगमेंट है, यहाँ पर भी 5% की सेल आपकी डी ग्रोथ है। आपको सबसे एक्सेलेंट मिल रहा है जियो प्लेटफॉर्म्स, ये वाला जो डिजिटल सर्विस बिजनेस है, इसमें टीवी वाला बिजनेस है, ब्रॉडकास्टिंग वाला बिजनेस है, आपका जियो प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस है, यहाँ पे मजा आ रहा है कंपनी को। ये देखिएगा यहाँ पर ग्रोथ है 36% की सेल में। यही ड्राइवर अगर ये नहीं होता तो आप समझिए रिलायंस की हालत क्या होती। अगर ये नहीं होता, अगर मुकेश अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म नहीं खड़ा किया होता, तो इन बिजनेसेस में क्या हालत हो रही होती। अब देखिएगा प्रॉफिट्स, 8,946 करोड़ के प्रॉफिट थे पेट्रोकेमिकल में पिछले साल सेम क्वार्टर में, 8,946 करोड़, वो 5,964 करोड़ हो गए। क्या देखिएगा डी ग्रोथ है। रिफाइनरी में प्रॉफिट था 5,896, ये 3,000। देखिएगा आपको कोई भी चैनल इस तरीके का सटीक एनालिसिस नहीं बताएगा, क्योंकि मीडिया के अंदर एक ही बात है, क्योंकि मीडिया के बहुत सारे चैनल्स तो देखिएगा सेम ग्रुप के हैं, बहुत अच्छे से वो कवरेज कर रहे होंगे, वो आपको कंपेयर कर रहे होंगे पिछले क्वार्टर से, जून से। अरे जून वाला तो लॉकडाउन वाला पीरियड था, उससे तो सब कुछ ही अच्छा होगा, उसको तो बेस ही 0 है, उसका तो बेस ही लो है, उससे आप कैसे कंपेयर करोगे। तो मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको सब लोग यहाँ से कंपेयर करके देंगे, मुझे ये नहीं करना कंपेयर, क्योंकि मेरा तो एनालिसिस ही गलत हो जाएगा। मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ सितंबर क्वार्टर से। ये बैंकिंग बिजनेस नहीं है कि जो मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं। अब देखिएगा 8,946, 5,964 ये सेल घटी है, ये प्रॉफिट घटा है, ये भी ईबिटा है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट है, ये नेट प्रॉफिट में नहीं गिरा। रिफाइनिंग में 5,896 से 3,000 करोड़, आधा हो गया लगभग। ऑयल एंड गैस में 128 से देखिए जो माइनस में चला गया ईबिटा। रिटेल में भी आप क्या बात करोगे, 2,330, 2,009। और देखिएगा जी रिटेल में भी एक बात समझ लीजिएगा आप, कि जब किशोर बियानी की कंपनी इनके पास हाथ मिलाने आई थी, हालांकि वो डिस्प्यूट में चला गया मामला, तो किशोर बियानी की कंपनी जब अच्छे समय में अपना रिटेल बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाई, वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अपने ऑयल एंड गैस के बिजनेस से जो कैश फ्लोज आ रहे थे उनके दम पर उन्होंने रिटेल और डिजिटल दोनों खड़े कर लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्लियर कट मामला है। आज की डेटा में देखिएगा, जो अभी पिछले 2-3 दिन में फ्लिपकार्ट और अमेजोन में जो सेल हुई है, बिग बिलियन सेल के अंदर लाखों पैसा, करोड़ों रुपए आए हैं, और उन्होंने जो एस्टिमेट लगाया था कंपनीज ने, उनसे भी जो है उन्होंने 1.5 गुना 2 गुना सेल की है। ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर एफएमसीजी में कंजम्पशन में डिमांड है, ध्यान रखिए, पब्लिक है तो खाएगी पिएगी जरूर, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी एक पेंटअप डिमांड जो थी वो आ गई, वो भी है। और देखिएगा ये फेस्टिवल सीजन के अंदर भी अगर आप ऑटोमोबाइल्स कंपनीज की कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे रिजल्ट के बाद, तो वो कह रहे थे कि जो 10 दिन हमारे अभी गए हैं फेस्टिवल सीजन के, उसके अंदर भी हमारी जो सेल है वो पिछले साल के मुकाबले में 90% है। तो आप ये नहीं कह सकते थे कि रिकवरी हो गई, अभी भी देखिएगा मंदी है वहाँ पे। और यहाँ पे तो देखिएगा आपको दिख ही रही है ऑयल, ये लॉकडाउन के बाद वाला है। तो रिटेल में भी आपका प्रॉफिट गिरा है, और आपको चैलेंज मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, अमेजोन से भी, फ्लिपकार्ट से भी, और बाकी प्लेटफॉर्म से भी। और सिमिलरली हमने डी मार्ट की रिपोर्ट में भी यही चीज़ें देखी थी। अब आइएगा डिजिटल सर्विसेज के अंदर 5,464, देखिएगा ये बेहतरीन बिजनेस है, इसमें ग्रोथ जबरदस्त है, 40 से 50% की ग्रोथ जो है लगातार दे रही है। तो आप ही देखिएगा, ये बिजनेस छोड़ दीजिएगा आप, डिजिटल सर्विस और टू द सम एक्सटेंट रिटेल, बाकी सारा बिजनेस जो है इनका पिट गया। और ये आपको ना केवल सेल घटी है, प्रॉफिट भी घटे हैं। और आप ये देखिएगा, अगर पूरे प्रॉफिट में से ये हटा दें आप डिजिटल वाला, तो प्रॉफिट क्या है, इनके पास कुछ है ही नहीं सारे बिजनेस के अंदर। ये देखिएगा आपके पास सारे ईबिटा के। उसके बाद देखिएगा इनमें से भी फाइनेंस कॉस्ट माइनस नहीं है, इंटरेस्ट इनकम वगैरह जो है ये एडजस्ट नहीं हुई है। तो आप यहाँ पे ये समझ गए कि किस तरीके की जो है एनालिसिस मैं आपके साथ कर रहा हूँ। लेकिन देखिएगा कंपनी ने क्या एनालिसिस किया है, कंपनी ने एनालिसिस किया है वो मैं भी आपको बताऊंगा। देखिएगा मुकेश भाई ने स्मार्टली इस बात को पता लगा लिया था कि जो उनका ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम आनी है, अगर उसी बिजनेस को करते रहेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। और इसीलिए देखिएगा जियो बिजनेस के अंदर वो इन्वेस्टर भी ले आए, जियो प्लेटफॉर्म की वजह से पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ गई। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इन रिजल्ट्स को देखने के बाद कि वास्तव में कंपनी में एक सीवियर प्रेशर है, और वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो डी ग्रोथ की बात कर रहे हैं इकोनॉमिस्ट, या एक कंट्रक्शन की बात हो रही है, वो साफ साफ जो है इंडिया के अंदर भी नज़र आ रहा है। और इंडिया के आईआईपी के डेटा और उन सब चीज़ों को देखते हुए
अभी हमारे को जहाँ निफ्टी के लेवल्स दिखते हैं वो भी जस्टिफाई नहीं होते हैं, और जिस तरीके का टैक्स मैकेनिज्म है हमारे यहाँ पे और जिस तरीके की हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो है रिकवरी आनी चाहिए, पर इन रिजल्ट्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि नहीं है। लेकिन अब देखिएगा कंपनी की मैनेजमेंट, मैंने अभी आपको सारे एनालिसिस किए हैं। अब कंपनी क्या बता रही है, कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू जो है 27% बढ़ गया। ठीक है जी, मैंने भी आपको दिखाया कहाँ से बढ़ गया 27%, इन्होंने जो लॉकडाउन वाले पीरियड है उससे कंपेयर कर दिया। ईबीटा ग्रो बाय 7.9%। भाई साहब आपने देखा था ईबीटा बढ़ रहा था घट रहा था। बता रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 10,602। पिछले कहाँ से कंपेयर कर रहे हो जी, हमें नहीं पता कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं। आप ये देखिएगा, इसको देख के सब आदमियों को लगेगा कि यार ये तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है, दूध का दूध और पानी का पानी। अब इन एनालिसिस के बाद आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छा है? आप जाइएगा वेबसाइट पे, मीडिया में जाइए और चैनल्स देखिएगा, पता लगाइएगा रिजल्ट किस तरीके के हैं। मेरे को रिजल्ट से ज़्यादा अपनी इंडिया की इकोनॉमी की जो है चिंता यहाँ पर साफ साफ जो है झलक रही है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ पे वास्तव में सीवियर प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमी के अंदर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है इकोनॉमी के अंदर दिखने के लिए मिल रही हैं, और जिसका इम्पैक्ट जो है आपको अगले एक क्वार्टर के बाद जो है और दिखना शुरू होगा। और यहाँ पर आगे गवर्नमेंट किस तरीके से इसको मैनेज करेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन मैं आज पहली वीडियो में भी बात कर रहा था कि कहीं पर भी रिजल्ट हमें इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रहे, और उसका जो असर है वो हमें जो है मार्केट के अंदर भी नवंबर के महीने के अंदर देखने के लिए मिलना चाहिए। ऐसी जो है मुझे लग रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर जिन्होंने इस उम्मीद में पैसे लगाए थे बहुत अच्छी जो रिटर्न्स आएंगी। तो देखिएगा जियो प्लेटफॉर्म तो बढ़िया कर रहा है, न्यू इकोनॉमी वाले जो शेयर्स हैं वो अच्छा करेंगे, और इसलिए हमने भी कुछ नई न्यू इकोनॉमी वाले शेयर्स आपके साथ डिस्कस भी किए थे, और हमने अल्फा मेंबर्स को बताए थे, जिसमें से इंडिया मार्ट ने बहुत अच्छी रिटर्न्स जो है हमारे व्यूअर्स को दी भी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इकोनॉमी के अंदर जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उनमें पेन है, इकोनॉमी में पेन है, लेकिन वहीं पर जो न्यू इकोनॉमी वाले शेयर्स हैं उनमें रैली अच्छी हो चुकी है, तो उनके वैल्यूएशन स्ट्रेच है। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टर को क्या करना है? इन्वेस्टर को इंतजार करना है कि मार्केट में एक अच्छी सी करेक्शन आए, और उस समय पर अपने पैसे संभाल के रखें और अच्छे भाव के ऊपर अच्छी कंपनीज के शेयर्स आपको मिल जाएं। तो अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है कि जो इस साल में कोविड की वजह से जो डी ग्रोथ हुई है हमारी इकोनॉमी के अंदर, ये अभी आगे भी जो है चल सकती है, और इसकी जो रिकवरी है वो अगले साल आएगी, और अगले साल भी क्या पूरी रिकवरी होगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक बार मैं आपको सारे जो रिजल्ट एनालिसिस हैं एक बार दोबारा से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर वीडियो समाप्त करते हैं। तो देखिएगा, ये जो है हमने सबसे पहले पार्ट में हम आपके साथ बात की थी कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के बारे में, तो आपको यहाँ पे डी ग्रोथ नज़र आई है। तो देखिएगा, मैंने यहाँ से कंपेयर आपको नहीं किया जून क्वार्टर से, मैंने सितंबर से किया है। तो जो कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है या जो कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया वो कंपैरिजन 30 जून के साथ है, इसलिए आपको ग्रोथ नज़र आ रही होगी। तो लॉकडाउन पीरियड में तो सब कुछ कम था, तो वहाँ से तो सबसे कुछ ज़्यादा आएगा ही नज़र। फिर कैश फ्लो के बारे में बात की थी, EPS के बारे में मैंने बात की थी, और अभी भी डेट इक्विटी रेशियो देखिए, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन करने के बाद भी 0.46 है, तो ऐसा नहीं है कि कम है। और डेट सर्विस कवरेज रेशियो तो हालांकि अब इस बार कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ा लोन इन्होंने रीपे किया है, 5418,198 करोड़ का जो है लोन रीपे किया। और ये जो अब क्या प्रॉफिट आए हैं ये बड़ी कैपिटल पाए हैं राइट इशू के बाद। तो आप ये भी समझिएगा कि ज़्यादा कैपिटल के साथ भी आप कम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।